जी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बोहर थ्योरी। और वैसे इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूं, सिलेबस चेक करोगे ना जब, तो उसके अंदर एक तो है क्वांटम नंबर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोशिश करेंगे कल तक आ जाए, नहीं तो फिर थर्ड क्लास तक आ ही जाएगा, पीरियोडिक में कम टाइम लगना है हमारा। और उसके अलावा है डुअल नेचर ऑफ मैटर, हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये तीन टॉपिक बड़े खतरनाक है जो काम करने ही करने तुम लोगों ने। अब मैं काम शुरू कर रहा हूं बोहर थ्योरी से, क्योंकि बेसिक यही है। लिसन, बोहर थ्योरी एप्लीकेबल किस पर है? मोनोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पर। हाइड्रोजन पे लगती है, हीलियम प्लस पे, लिथियम प्लस 2 पे। तो पहला क्वेश्चन तो पेपर में यही बन गया, पहला क्वेश्चन तो पेपर में यही बन गया कि आउट ऑफ द फोर विच स्पीसीज ओबे द बोहर्स मॉडल और बोहर्स थ्योरी। तो जहां जहां एक इलेक्ट्रॉन है वो ओबे करेंगे। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया। दूसरा, अब बोहर ने क्या बोला उसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन स्टेशनरी 2D पाथ, स्टेशनरी सर्कुलर पाथ। इसका नाम क्या दे दिया हमने? ऑर्बिट। कोई इसको ऑर्बिटल से लेकर कंफ्यूज ना हो जाए, ऑर्बिट। वापिस सुन लो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन स्टेशनरी सर्कुलर पाथ, दैट इज नोन एज द ऑर्बिट और शेल और एनर्जी लेवल, जिसको हम डिनोट करेंगे छोटे वाले एन से, स्मॉल एन से, लोअर केस ऑफ द अल्फाबेट्स। और हर नेम का नंबर होएगा, हर नेम का नंबर, हर नंबर का नेम का। जैसे आपका भी कोई नंबर तो है ही, हेलिक्स में आपको नंबर मिला है ना कोई ना कोई। जैसे मान लो आप एक्स हो तो आपको नंबर मिल गया 1। वैसे ही बोहर ने पता क्या किया? के एल एम एन ओ पी क्लियर, उनको नंबर दे दिए 1 2 3 4 5। जीरो का तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता ना बच्चे, जीरो का क्या मीनिंग है? नथिंग, जीरो का कोई यस मीनिंग ही सर। नहीं है। तो के एल एम एन ओ पी, अभी तो कोई क्वेश्चन दूसरा बना नहीं बोहर थ्योरी से, पहला क्वेश्चन बन चुका है। क्या, किस पे एप्लीकेबल है? स्टेशनरी सर्कुलर पाथ का नाम आपने ऑर्बिट, शेल, एनर्जी लेवल, केमिकल बॉन्डिंग मैंने आपसे पूछा था ना आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, तो आपने मेरे को बताया। चलो जी, अब थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं, डाउट हो बात करते रहना। अब हाँ जी, क्या चीज है? मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, किसी को इस बच्चे की आवाज सुनाई दे रही हो तो मुझसे बात करवा दे। स्क्रीन नहीं दिख रही सर आपकी। किसी को नहीं दिख रही क्या? दिख रही है सर। बच्चे आपके साथ कोई टेक्निकल फॉल्ट होएगा। आपने ब्लैक थीम वो कर रखी। हाँ नहीं नहीं, जिसको नहीं दिख रही, वो जो बच्चे को नहीं दिख रही उसके साथ कोई टेक्निकल फॉल्ट होएगा। वो रिफ्रेश कर ले, रिफ्रेश करने से हो जाएगा बच्चे। मोबाइल पे देख रहे हो क्या? टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसकी आवाज भी नहीं आ रही बच्चे की और स्क्रीन भी नहीं दिख रही। अब उसका इलाज मेरे पास तो है ही नहीं, क्योंकि ये सब बच्चों को ना रहा होता ना, मेरे एंड पे दिक्कत होती ना। चलो अच्छा जी, अगली बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना। इलेक्ट्रॉन, या तो जिस बच्चे को है ना वो एक बार लीव करके वापस एंट्री कर लो, हो जाएगा काम, वैसे रिफ्रेश करने से हो जाएगा। सुनो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन 2D स्टेशनरी सर्कुलर पाथ। किसने कहा? बोहर ने। बोहर के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड 2D पाथ में कॉन्टिन्यूअसली रोटेट कर रहा है, कॉन्टिन्यूअसली रोटेट कर रहा है, और उसका नाम हमने क्या कर रखा है बच्चे? ऑर्बिट। अब सुनो, जब भी कोई 2D पाथ में रोटेट करेगा तो आपका फिजिक्स का 2D मोशन, तो वहां उसके पास होएगा एंगुलर मोमेंटम J इज इक्वल टू आई ओमेगा। सुना होगा ना? यस सर। हम तो पढ़ाते नहीं इसको कभी भी, लेकिन फिजिक्स में लिखा रहता है J इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो वो आपके पास हो गया MVR। तो वैसे जब बोहर ने कहा ना MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, इसका लिटरल मीन मैं कम से कम 4-5 बार बोलूंगा, ध्यान से सुनना। पता है उसका मीन क्या था? और वैसे बोहर की सारी ताकत ना एक चीज में लग रही है, बोहर की सारी ताकत सिर्फ एक ही चीज में लग रही है कि वो स्टेशनरी सर्कुलर पाथ को प्रूव करना चाहता है।
स्टेशनरी सर्कुलर पाथ को प्रूव करना चाहता है। क्या कह रहा है भाई साहब, वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन स्टेशनरी सर्कुलर पाथ एंड स्टेशनरी सर्कुलर पाथ इज पॉसिबल ऑन दैट प्लेस वेयर इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम मतलब m फॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स इक्वल टू द, अगर n की जगह 1 रखूं, एम वी आर का मल्टीप्लाई एच अपॉन 2 पाई के बराबर, वहां पहला शेल बन जाएगा। एम वी आर का मल्टीप्लाई एच अपॉन पाई के बराबर 2 तो वहां दूसरा शेल बन जाएगा। एम वी आर का वैल्यू एच 1.5 एच अपॉन पाई, तो वो तीसरा शेल बन जाएगा। अगर मैं इसकी जगह लिख दूं 2 एच अपॉन पाई, तो वहां चौथा शेल बन जाएगा। तो अगर आप मेरी बात को लिटरली पकड़ पा रहे हो तो क्या कह रहा हूं मैं आपसे, न्यूक्लियस के अराउंड वहीं पे पाथ बनेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन के मास का, उसकी वेलोसिटी का, न्यूक्लियस से डिस्टेंस का मल्टीप्लाई 1 एच अपॉन 2 पाई के बराबर हो गया। उसने कहा जी 1 एच अपॉन 2 पाई पे पहला शेल बनेगा, मैंने कहा हाँ जी। तो यहीं से हमारे काम की बात निकल आई। क्वेश्चंस क्या, क्वेश्चन पूछेगा थर्ड शेल का एंगुलर मोमेंटम बताओ। मैं फिर कह रहा हूं, सुन लो ध्यान से, थर्ड शेल का एंगुलर मोमेंटम, तो मेरे भाई n की जगह 3 पुट कर देना, n की जगह 3 पुट कर देना, तो वो आपके पास हो जाएगा 1.5 एच अपॉन पाई। लेकिन उसके लिए भी मैंने एक बहुत बढ़िया तरीका और निकाला है। कई बार वो आपको ना वैल्यूज दे देगा कि कौन से शेल का एंगुलर मोमेंटम है, तो मैंने कहा जी n इंटू 10⁻⁻34। कहते जी समझ नहीं आया। मैंने कहा जी मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है NH अपॉन 2 पाई, इसमें जो आपके पास h है और नीचे 2 पाई है, h आपको पता है कौन है, प्लैंक्स कांस्टेंट। h आपको पता है कौन है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। 2 पाई ये किसके बराबर है, 6.28। 2 पाई तो समझ गए ना किसके बराबर है, 6.28। अप्रोक्सीमेशन में दोनों को कैंसिल कर दिया, n इसके साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में रह गया। तो अगर पेपर में मेरे को कह गया कि मेरे पास एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻34 है, 5 इंटू ज्यादा 5.02 लिख देगा, 03 लिख देगा, तो मेरे से पूछेगा विच शेल ऑफ द एटम इज हियर, तो आप बोलोगे 5 इंटू 10⁻⁴, जो n है वो 5 है, तो 5वां शेल है वो। यस सर। तो इसको काम को आसान करने का तरीका है, इस पूरे पेज पे 2 टाइप के क्वेश्चन पड़े हुए हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन है। क्लियर, वो कौन कौन से हैं, किस पे एप्लीकेबल है बोहर थ्योरी, देख लेना। 4 में से जो भी मोनोइलेक्ट्रॉनिक होएगा। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन होएगा एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू दे देगा, और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो दे देगा वो 10⁻⁻34 जूल, मतलब m के यूनिट्स में दे देगा। क्लियर ना, क्योंकि h अपॉन 2 बाकी तो सब यूनिटलेस चल रहा है, तो जूल इंटू सेकंड में ही देगा। तो जब वो 5 इंटू 10⁻⁴, 3 इंटू 10⁻⁴, ओनली 10⁻⁻34, तो समझ जाना अगर 10⁻⁻34 है तो पहला शेल है, और 3 इंटू 10⁻⁻34 तीसरा शेल है। सीधा सीधा आंसर आएगा। यस सर। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। इतनी बात अगर आप समझ गए हो, छठा पॉइंट, 7वां पॉइंट ध्यान से सुनो। मोनोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है कोई भी, बिल्कुल ठीक है, उस मोनोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, क्लियर, मोनोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में मेरे को ये चेक करना है जो इनवर्ड फोर्स है और आउटवर्ड फोर्स है, क्योंकि मुझे पता है 2D पाथ ऑर्बिट है। क्लियर, तो इसका मैंने आपसे भी बात बोली ना, अगर आपने मेरे को सुना हो तो, मैंने क्या कहा था, बोहर की सारी ताकत एक ही काम में लग गई, बोहर की सारी ताकत एक ही काम में लग गई, क्या प्रूव करने में, कि न्यूक्लियस के अराउंड स्टेशनरी। और आपको पता है बोहर ने थ्योरी किसको क्रिटिसाइज करते हुए दी थी, रदरफोर्ड को। और रदरफोर्ड क्या नहीं प्रूव कर पाया था, स्टेशनरी पाथ। और रदरफोर्ड ने थ्योरी पता है किसको क्रिटिसाइज करते हुए दी थी, थॉमसन को, क्योंकि थॉमसन क्या नहीं प्रूव कर पाया था, न्यूक्लियस। तो जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट जब फेल हो गए, उसने तो एक्सपेरिमेंट वैसे भी नहीं किए थे, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किए, और रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में स्टेशनरी पाथ, और आपको पता होगा रदरफोर्ड को एक ही बात का क्रेडिट है, सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस की डिस्कवरी का।
Yes, sir. रदरफोर्ड के पास एक ही चीज का, अब तक मैंने देखे जेई में ना, नॉन मेडिकल का जेई वाला एग्जाम है जो, उसके प्रीवियस ईयर पेपर चेक करना, उसके अंदर 8 क्वेश्चन आज तक न्यूक्लियस पे आए हैं, पुराने से लेकर अब तक 2020 तक। क्लियर? उसमें से 8 क्वेश्चन का जवाब एक ही है, न्यूक्लियस। रदरफोर्ड पे 8 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन का जवाब एक ही है, न्यूक्लियस। अगर आप मेरे को समझ पा रहे हो तो, किसी को डिस्टर्बेंस हो तो माइक बंद कर देना भाई। क्लियर? क्योंकि जो बच्चे सुनना चाहते हैं कम से कम वो तो सुन ले मेरी बात को। अब मैं स्टेशनरी पाथ को प्रूव करने का दूसरा एविडेंस दे रहा हूं बोहर की तरफ से। बोहर साहब ने क्या बोला, जब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ठीक है जी, तो आपने कभी नाम सुना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, कल शाम को भी आपसे बात हो रही थी। ये चार्ज का तो डायरेक्टली है फोर्स और डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्स है, इतना तो पता है। Yes, sir. ठीक है जी, तो ये जो चार्ज है ना बच्चे, यहां मैंने जेड रख दिया और इसकी जगह मैंने ई रख दिया और इन दोनों के बीच डिस्टेंस को मैंने आर स्क्वायर ही लिख दिया। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्यों है? प्लस माइनस के बीच तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है ना बच्चे। ध्यान से सुनो, जब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो अंदर की तरफ एक फोर्स है, बाहर की तरफ फोर्स है। क्लियर? अंदर की तरफ फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वैल्यू हमने निकाल ली के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब सोचो, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल लाइक फोर्स, और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और उसकी वैल्यू आप फिजिक्स में सीखते हो एमवी स्क्वायर अपॉन आर। Yes, sir. अगर इनवर्ड फोर्स आउटवर्ड फोर्स के बराबर हो जाए, पिछले बैच को मैं समझा रहा था। क्लियर? मैंने कहा जी, अगर मुझे इस पेन को 5 न्यूटन से तुम्हारी तरफ खींचना है, तो मेरे सामने बैठे हो मान लो, और 5 न्यूटन से मैंने अपनी तरफ खींचना है, तो ये पेन अपनी जगह पे, बोल दो यार ऐसे क्या कर रहे हो, पेन Fixed अपनी जगह पे रहेगा। फिक्स हो जाएगा ना। क्लियर? तो वही कह रहा है, व्हाट इज द कंडीशन टू मेक द स्टेशनरी पाथ, इनवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू द आउटवर्ड फोर्स, एंड व्हाट इज द इनवर्ड फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। What is the inward force? Electrostatic force of attraction. What is the inward force? Electrostatic force of attraction. What is the outward force? mv square upon r. When both becomes equal, there will be the formation of stationary path. So first Yes, condition sir. to make the stationary path, mvr is equals to nh upon 2 pi. Second condition to make the stationary path, z square upon r is equals to mv square upon r. सर ये जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या है? ये इनवर्ड फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच। बच्चे कहते हैं सर आपने जेड स्क्वायर में Q1 की जगह क्या रखा? जेडी। क्यों रखा भाई? प्रोटॉन तो 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो एक ही होएगा ना। सॉरी, इलेक्ट्रॉन एक क्यों होएगा भाई? मैं किस पे लगा रहा हूं? मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पे। Yes, sir. तो इलेक्ट्रॉन तो एक ही होएगा, तो Q2 की जगह E और Q1 की जगह जेडी। जेड किसको इंडिकेट कर रहा है? प्रोटॉन्स को। Yes, sir. चलो जी, तो कुल मिलाकर मेरे पास अब तक कंक्लूसिव आइडिया 1 और 2 ही आए हैं। एमवीआर इसका न्यूमेरिकल जो बन सकता है वो भी मैंने आपसे बात कर ली। दूसरा मेरे पास कंक्लूसिव आइडिया पता है क्या है? जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एमवी स्क्वायर अपॉन आर, आर सी कैंसिल हो जाएगा, तो जेड स्क्वायर अपॉन आर और एम मेरे पास बचेगा। दिस टू आर द कंडीशन टू मेक द स्टेशनरी पाथ। बच्चे कहेंगे सर के कहां उठ गया? आप बताओ के कहां उठ गया? सीजीएस में के का वैल्यू 1 होता है पुत्र जी, और एमकेएस में 9 × 10⁹ Yes, sir. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, याद है? Yes, sir. Yes, sir. चलो अच्छी बात है। और वैसे तुम फिजिक्स में k = 1/4πε0 भी लिखते हो। Yes, sir. Yes, इसमें केमिस्ट्री में हमारे जिक्र तक नहीं है उसका कहीं भी। क्लियर है? तो ये 2 कंडीशन मेरी फुलफिल हो गई। ठीक है, अब मैं वहां आता हूं क्योंकि मेरा ना वहां फिर उस टाइम पे व्हाइट बोर्ड क्रैश कर गया था। चलो मैं यहाँ आ गया हूँ वापिस। हाँ जी, अब अगली बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉन जब भी ध्यान से सुनना बच्चे, इलेक्ट्रॉन जब भी लोअर एनर्जी लेवल से, अब मैं तीसरी बात पे आ गया हूं, ध्यान से सुनना। न्यूक्लियस के अराउंड स्टेशनरी पाथ का नंबर इनफाइनाइट है। न्यूक्लियस के अराउंड स्टेशनरी पाथ का नंबर इनफाइनाइट है। जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होएगा वहां इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, मतलब लीस्ट एनर्जी वाला है, और जो इलेक्ट्रॉन दूर होएगा वो अनस्टेबल है क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है।
तो अब अगर मैं एक बात बोलूं, ध्यान से सुनना, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल, लोअर टू हायर, देन इट विल एब्जॉर्ब्स एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर एनर्जी लेवल पे जंप करे तो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। Yes, sir. और अगर इसका अपोजिट प्रोसेस हो जाए तो एनर्जी रिलीज करेगा। और उसको प्लैंक क्वांटम थ्योरी से इंडिकेट करते हुए हम लिखते हैं डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू NH न्यू। वापिस सुन लो, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी पाथ में रोटेट कर रहा है तो नीदर एब्जॉर्ब्स एनर्जी नॉर इमिट्स एनर्जी। मैं फिर आपसे कहूंगा, रदरफोर्ड के जो मॉडल था, सो कॉल्ड एटॉमिक मॉडल था, उसको अपोज करने के लिए बोहर का मॉडल आया। तो बोहर ने अपनी बात को बार बार इसी पे एम्फसाइज किया, बार बार इसी बात पे जोर रखा कि स्टेशनरी पाथ एग्जिस्ट करता है भाई, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हुए एनर्जी ना तो इमिट करता है ना एब्जॉर्ब करता है। उसने कहा कब करता है फिर इमिट एब्जॉर्ब, उसने कहा जब वो ट्रांजिट करेगा, जब वो ट्रांजिट करेगा लोअर से हायर, हायर से लोअर, लोअर से हायर, हायर से लोअर, लोअर से हायर, हायर। उसने कहा किस फॉर्म में करता है, मैंने कहा जी ये करता है फोटोन्स के फॉर्म में, इमिट करता है फोटोन्स के फॉर्म में, क्वांटा के फॉर्म में। और शायद बच्चों ने सुना होगा कभी, और ये मैंने आपको बताना भी है, E इज इक्वल टू NH न्यू, E इज इक्वल टू NHC बाय लैम्डा। और मैंने ये आपको बताना भी है कि E इज इक्वल टू NHC न्यू बार। ये क्या है जी, एनर्जी ऑफ द फोटोन। अच्छा बात सुनो, कभी चिप्स या कुरकुरे का पैकेट लेके आओ ना, तो वहां एक कैलोरीफिक वैल्यू लिखी रहती है, 100 ग्राम्स में इतनी कैलोरीज है, तो एनर्जी का Yes, पैकेट ही sir. तो, वो एनर्जी का पैकेट ही तो हुआ एक। Yes, sir. पानी की बोतल आती है ना जो 20 रुपए की है, जो अलग अलग कंपनीज की आती हैं, उन पे भी लिखता है, लेकिन वो सब जीरो, फैट जीरो, प्रोटीन जीरो, ये जीरो वो जीरो, टोटल एनर्जी जीरो। पानी से कौन सी एनर्जी मिलनी है, लेकिन उसने फिर भी उस पर चार्ट बना रखा होता है, टेबल बना रखी होती है कि एनर्जी वैल्यू दे दो इसको, क्योंकि रूल है कि आपको जो भी खाने पीने की चीज होगी उस पर एनर्जीज मेंशन करनी है। तो मेरा दूसरा मतलब क्या निकल रहा है कि हर एक गिवन वैल्यू में एनर्जी होती है, वो एनर्जी पैकेट ही तो हुआ। यही कह रहा है जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ना लोअर से हायर तो एनर्जी इमिट एब्जॉर्ब, इमिट एब्जॉर्ब, इमिट। उसने कहा किस फॉर्म में, मैंने कहा फोटोन। उसने कहा वैल्यू बताओ, मैंने कहा जी NHC बाय लैम्डा, NHC न्यू बार, NH न्यू। बस फ्रीक्वेंसी पता हो, प्लैंक हमें पता ही है, फोटोन का नंबर, अगर एक फोटोन है काम आसान हो गया, अगर एक फोटोन है तो N N N कट गया, फॉर्मूला क्या बन गया, H न्यू, HC बाय लैम्डा, HC न्यू बार। क्या आपको ये बात समझ में आई? Yes, sir. तीन बातों के अराउंड पूरा बोहर चल रहा है, और वो मैंने ग्रीन पेन से लिख रखा है, mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू Z स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और डेल्टा E इज इक्वल टू H न्यू, सिंगल फोटोन की एनर्जी। Yes, sir. अगर वो पहले से इनफाइनाइट पे चला गया, अगर वो पहले से इनफाइनाइट पे चला गया तो एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, और पहले से दूसरे में चला गया तो एनर्जी कम होगी। तो वो अलग अलग एनर्जी, 50 ग्राम का अगर खाने की चीज है तो एनर्जी कम, और 500 ग्राम की तो एनर्जी ज्यादा है। जितना बड़ा जंप उतनी एनर्जी ज्यादा, सिंपल। अमनप्रीत सिंह एंटर द वेटिंग रूम। मैनेजमेंट वाले एंट्री कराएंगे भाई। बच्चे मेरे साथ रुकना और बात को समझना। अब बोहर के अकॉर्डिंगली किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी शेल में अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा, 2n स्क्वायर। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर आपने कहीं कुछ मिस कर दिया तो नुकसान फिक्स है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट शेल और एनर्जी लेवल दैट इज इंडिकेटेड बाय द 2n स्क्वायर। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं जी, 2, दूसरे में कितने हैं, 8, तीसरे में 18, फोर्थ में 32, फिफ्थ में 50 आ सकते हैं। ये किसी भी होटल के मैक्सिमम कमरों की कैपेसिटी है। पहले शेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 32, फिफ्थ में 50। कौन सा फॉर्मूला लगाया, 2n स्क्वायर। क्या इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं जी।
तो पहला क्वेश्चन किस पे एप्लीकेबल, दूसरा क्वेश्चन mvrnh अपॉन 2 पाई, तीसरा क्वेश्चन mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, वो तो पूछेगा सिर्फ। और चौथा क्वेश्चन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन शेल, योर आंसर शुड बी 2n स्क्वायर। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं डिफरेंट जो आपके पास शेल्स हैं उनकी रेडियस, फिर हम आ जाएंगे वेलोसिटी पे, फिर हम आ जाएंगे एनर्जी पे। क्या मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन हो तो इमीडिएटली रोक लेना भाई। रेडियस के फॉर्मूले को डराइव नहीं कर रहे हैं, डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, सीधा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, इसको जरूर याद कर लेना। एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड डी स्क्वायर। एन शेल है, एच प्लैंक्स है, 4 पाई कॉन्स्टेंट्स है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जेड एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन 1, हीलियम +2, लिथियम +2 3, बेरिलियम +3 4, बोरोन +4 5। जैसा एटम वैसा एटॉमिक नंबर, ई अगेन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब पूरे के पूरे कांस्टेंट रख के जब इसको सोल्व किया तो बच्चे पता है क्या आ गया, 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड। ये वेरिएबल है ना एन और जेड, बाकी तो सारे कांस्टेंट है। एच कांस्टेंट, 4 पाई एम ई, ये सब कांस्टेंट्स हैं। जब इन सारे के सारे कांस्टेंट्स को पुट कर दिया तो मैं कहां पहुंच गया, रेडियस के फॉर्मूले पे 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रम। अब बच्चों ने कहा सर इसके क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, मैंने बताया उनको। मैंने कहा जी पहला क्वेश्चन रेडियस रेशियो का आ सकता है r1 बाय r2 n1 स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर इंटू z2 बाय z1। दूसरा Yes, sir. डायरेक्ट रेडियस पूछ सकता है, फॉर्मूले का यूज 0.529 n स्क्वायर बाय z, जिसको नहीं भूलना वो एंगस्ट्रम है। तीसरा रेडियस निकलवाकर सरकमफेरेंस पूछ ले। चौथा क्वेश्चन डिस्टेंस इन बिटवीन टू शेल्स पूछ ले, उसका भी बड़ा आसान तरीका बता दिया बच्चे को। क्लियर? जैसे 0.529 है, एटम सेम है, ऐसे थोड़ी पूछेगा एक एटम के दूसरे उनके बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस तो एक ही एटम के दो शेल के बीच की पूछेगा ना, Yes, sir. है ना। तो जेड जेड तो क्या हो गई, वहां पर कॉमन आ गया, बचा कौन, n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। तो इन पर बेस्ड बच्चों को क्वेश्चन दिए, खटखट कर बच्चे सोल्व करने लग गए। पहले तो अपने दिमाग को कहो कि हम कर क्या रहे हैं। मैं न्यूक्लियस के अराउंड शेल था, उसकी रेडियस फाइंड कर रहा हूं, रेडियस। उसने कहा जी कैसे निकाली, मैंने कहा डेरिवेशन है n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर। उनमें सारे कांस्टेंट पुट करके मेरे पास एंगस्ट्रम में आंसर आ गया। n कौन है, शेल है, 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर इनफाइनाइट तक। जेड एटॉमिक नंबर है। क्वेश्चन की वैरायटी बताओ, रेडियस रेशियो पूछा जा सकता है, रेडियस पूछी जा सकती है, सरकमफ्रेंस पूछी जा सकती है, दो शेल्स के बीच की डिस्टेंस पूछी जा सकती है। एक और है, एरिया पूछा जा सकता है, सर्कल ही तो है, पाई आर स्क्वायर। आर पता है तो उससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है वो। तो किस महान जनता को बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब Yes, मैं sir. रेडियस रेशियो निकलवाना चाहता हूं, सेकंड थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन हीलियम प्लस रेस्पेक्टिवली। एक काम करता हूं, अब मैं इसका सफाया कर देता हूं, आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, लो जी शुरू आंसर दो इसका। सेकंड थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन हीलियम प्लस रेस्पेक्टिवली। So 8/9. 8/9 सभी बच्चों का ये आंसर है। Yes, sir. Yes, sir. सेकंड थर्ड शेल और रेस्पेक्टिवली है हाइड्रोजन हीलियम प्लस, your आंसर शुड बी 8/9। ठीक है, Yes, sir. जिनका सोल नहीं हुआ था उनको समझ में आ गई होगी बात। क्वेश्चन की वैरायटी पता चल गई,
R1 R2 Yes, N1 sir. स्क्वायर बाय N2 स्क्वायर, Z2 बाय Z1, रेडियस डायरेक्ट पूछी जा सकती है, सरकमफेरेंस पूछी जा सकती है। चलो बताओ, थर्ड शेल ऑफ हीलियम प्लस का सरकमफेरेंस क्या है इन एंगस्ट्रम? थर्ड शेल ऑफ हीलियम प्लस का आपको सरकमफेरेंस पेरीमीटर बोलना है ना, पेरीमीटर बताना है इन एंगस्ट्रम। Nine by four. 2 पाई, पाई नहीं आ रहा उसमें, आर निकाल के छोड़ दिया। Yes, sir. यही आ रहा है into 9/4. इस पूरे को सोल्व करके एंगस्ट्रम में आंसर आ जाएगा। Yes, sir. चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट फोकस हमारा कुछ क्वेश्चंस भी चल रहा था कंटिन्यूअसली। अब मैं क्वेश्चन बचा लेता हूं और बाकी सब साफ कर देता हूं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, 10 भाई 10 फटाफट 10, फिर हम वेलोसिटी पे चलेंगे। So 9/4 into 0.529 angstrom. 9/4 पॉइंट 529 529, ठीक है। angstrom. 2 पाई नहीं लिखना बच्चे, सरकमफेरेंस है। अच्छा सर, वो मैंने रेडियस पढ़ लिया, कैलकुलेट रेडियस ऑफ। हाँ, रेडियस निकालने के बाद सरकमफेरेंस, ठीक है, मेरी भी गलती है क्योंकि पहला क्वेश्चन रेडियस का ही, ठीक है, आप सही हो। और एंगस्ट्रम, फिर सरकमफेरेंस, फिर एरिया के लिए क्या करोगे, पाई लिखकर आर स्क्वायर जो आए इसको स्क्वायर कर दोगे ना, तो सारे क्वेश्चन मतलब सोल्व कर लोगे कुल मिलाकर। ये जल्दी से Yes, बता दो, sir. अभी हिंट दिया था इसका। करो भी करो, सही चल रहे हो बिल्कुल। उसके बाद फिर हम वेलोसिटी, फिर एनर्जी पे चलते हैं, फिर स्पेक्ट्रम पे चलते हैं। So 16 into 0.529. 16 इंटू 0.0529. 0.0, नहीं सर, 0.0 नहीं आएगा। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या लगाया, 0.529 बाय जेड लगा दिया। जेड क्या था आपके पास, इसका 3 था, अभी बताया था फॉर्मूला। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दिया, 25 माइनस 9, तो इन दोनों का डिफरेंस 16 आ गया। ये जेड भूल गए बच्चे आप, यस, सीधी आएगा है नीचे। ना? हाँ, तो नहीं तो फिर 4 ऑप्शन में से गलती हो जाएगी ना। यस सर, यस सर। मुझे लगता है जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं सब इसको सुन समझ पा रहे होंगे। यस सर, चलो यस सर। चेंज करें अब। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, वेलोसिटी का फॉर्मूला। वैसे इस वेलोसिटी के फॉर्मूले को डराइव करने के दो तरीके होते हैं, क्लियर ना? ये क्वेश्चंस आएंगे वो अलग बात है, लेकिन वेलोसिटी के फॉर्मूले को डराइव करने के जो पीछे था ना हमारा कंडीशन स्टेशनरी पाथ की, mvr इज इक्वल टू nh/2πb, लेकिन फिर वही बात कि हम कोई सब्जेक्टिव पेपर देने तो जा नहीं रहे, तो इसीलिए सीधे फॉर्मूले पे फोकस करो। v इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10⁸ z/n। अब यहां से पता है क्या क्वेश्चन निकाल लेगा वो, यहां से पता है क्या क्वेश्चन निकाल लेगा कि व्हेन वी इंक्रीजेस अ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस of electron, then what about the velocity of electron? Your answer should be decreases, क्योंकि v inversely to n है बच्चे। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होगी, घटती चली जाएगी। डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीजेस। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में देखे जाते हैं। अब सेंटीमीटर को मीटर में तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ मीटर को किलोमीटर में तो यहाँ 3 हो गया। अब आप सोचो न्यूक्लियस के अराउंड
हाइड्रोजन में पहले शेल में इलेक्ट्रॉन की स्पीड 2188 किलोमीटर पर सेकेंड है। एक सेकेंड में 2188 किलोमीटर पर सेकेंड। तो जब इतनी स्पीड से कोई इलेक्ट्रॉन चल रहा है, रोटेट कर रहा है, तो यहां सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन जिस बंदे को हुआ है ना, उस बंदे का नाम है हेजनबर्ग। जिसको इस बात पे ऑब्जेक्शन हुआ उसका नाम है हेजनबर्ग। हेजनबर्ग ने क्या कहा, भाई इतनी खतरनाक स्पीड से जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तुम उसको देख कैसे पा रहे हो, तुम उसकी लोकेशन कैसे पता लगा पा रहे हो। तो वहीं से एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बना, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बना। तो वो बात की बातें फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि न्यूक्लियस के अराउंड पहले शेल में, न्यूक्लियस के अराउंड पहले शेल में, न्यूक्लियस के अराउंड पहले शेल में हाइड्रोजन में जो स्पीड है वो बड़ी खतरनाक है, 2188। और यहीं से सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन किसको क्रिएट हुई थी, नाम है बंदे का हेजनबर्ग। ठीक है, चलो वो बात की बात हम करते रहेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको जो फोकस करके बता रहा हूं वो फोकस कर रहा हूं क्या, वेलोसिटी रेशो v1/v2 z2/z1 n2/n1। ये मैंने वेलोसिटी के फॉर्मूले को यूज कर लिया। क्लियर। अब कई बार ये क्वेश्चन भी आता है, कंपेयर विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, कंपेयर विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। उसके लिए बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला आपको मैं सीधा डिराइव करके दे रहा हूं, मेरे साथ रहो। क्लियर। ये v 2.188 इन 10⁻⁴ क्या लिख दिया है, 6 लिख दिया है। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चे? यस सर। ये क्लियर, ये z। और अब हमें समझना क्या, z/n, और किससे कंपेयर करना था, वेलोसिटी ऑफ लाइट से। वापस ये किस में चल रहा है, मीटर पर सेकंड में, और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट। दूसरी बार फिर कंपेयर विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन समझ में आया क्या बनेगा, इंडिविजुअल रेशो। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, कंपेयर विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो आपने कहा जी अभी कर लेते हैं, और वेलोसिटी ऑफ लाइट सारे बच्चों को पता है। क्लियर, 2.188 सॉरी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऊपर मैंने सबसे पहले किसको लिख दिया, ये वाला वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला। कंपेयर किससे करना है, लाइट से। तो बच क्या गया, ये बच गया 2188। ये मेरे पास इसका 100 कटने के बाद नीचे 3, तो इंटू z/n। जब मैंने अप्रोक्सीमेशन में सोल्व किया इसको, तो 300 ऊपर 2 है, नीचे 300 है। यस सर। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ लाइट, ऊपर z फिक्स हो गया, नीचे n फिक्स हो गया, ऊपर 2 नीचे 300, तो अप्रोक्सीमेट 150। तो एक फॉर्मूला फिक्स ही कर लो अपने दिमाग के अंदर, क्या, अगर कोई भी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ लाइट का कंपैरिजन करवाए, तो 1/150 इंटू z/n हम आंसर निकाल देंगे। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन वर्बली पूछ रहा हूं, देखते हैं कौन बच्चा कितना स्मार्ट है। सुनो पहला क्वेश्चन, फाइंड द, बस तैयारी करते रहना, मैं धीरे बोलूंगा आप। फाइंड द और कंपेयर द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन। So 1/450। है ना, जो भी सामने लिखा हुआ है, जानबूझकर इसी क्वेश्चन को रिपीट किया था कि थर्ड शेल बोल रहा है तो n का वैल्यू 3 है और z का वैल्यू क्या है, 1 है। अच्छा, अब क्वेश्चन बदल रहा है, किसी को जो पुराना क्वेश्चन था उस पर ऑब्जेक्शन है? सब सो गए लगता है। नो सर। सिर्फ थ्योरी कराऊं, क्वेश्चन पूछना बंद करूं? नहीं सर, क्वेश्चन वही करवाओ। कह रहा हूं ना, साथ साथ में चलते रहो ना बच्चे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको असाइनमेंट, आरपीएस बुकलेट और बुक्स में मिलेंगे, उन्हीं की प्रैक्टिस चल रही है बस। अब अगली बात सुनो, फाइंड द और कंपेयर द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ शेल ऑफ हीलियम प्लस, फिफ्थ शेल ऑफ हीलियम प्लस, फिफ्थ शेल ऑफ हीलियम प्लस विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। सर 2/750। 1/350, 375। हाँ जी हाँ जी 1/375 ना। हाँ जी सर। ऊपर आपने 2 लिख दिया,
और इसकी जगह हाँ आप जी। लोगों ने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। Yes, sir. तो 2/750 हो गया, 15 5 जा 750, 75, तो 1/375 आपका आंसर आ गया। Yes, sir. चलो जी, अच्छी बात है ये तो। अब इसके बाद ध्यान से सुनना, सबको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम। अब मुझे Yes, sir. टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है। आपका जो असाइनमेंट है ना, आपका जो क्वेश्चन बुकलेट है, मीन जो आपको प्रैक्टिस के लिए बुकलेट मिली, उसके अंदर टाइम पीरियड पे भी 3-4 क्वेश्चन है। तो टाइम पीरियड, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस एक चक्कर में कितनी ट्रेवल करेगा, 2πr, ये डिस्टेंस है। वेलोसिटी क्या आपके पास v है। तो मैंने क्या किया, ध्यान से सुनो और समझ सकते हो अगर, तो r की जगह n² बाय z लिख दिया, और v की जगह z/n लिख दिया। वापिस टाइम पीरियड क्या मतलब होता है इस बात का, एक पूरा राउंड इलेक्ट्रॉन के रोटेट करने में कितना टाइम लगा, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी है, 2πr, वेलोसिटी v है, रेडियस की जगह क्या लिख दिया, n²/z, और v की जगह क्या लिख दिया, z/n। और कुल मिला के मेरे को टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता चल गया। क्लियर, फॉर्मूला मतलब एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं, रिलेशन, n³/z²। Yes, sir. ग्रेविटेशन में केपलर्स लॉ पढ़े हुए ना, Yes, sir. उसमें क्या लिखा रहता है पता है कुछ, T is proportional to the third. T square is directly proportional to R cube. r³ है ना, वही बात कर रहा हूँ, Yes, ठीक sir. है। तो यही मैं आपसे बता रहा हूँ कि वहां तो कुछ पाथ की बात है, कोई इलिप्टिकल ये और वो, अभी फिलहाल मैं इलेक्ट्रॉन का बोहर के अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूँ। तो T1/T2 क्या बन गया जी, n1³/n2³ और z1 z2, ये इस फॉर्मूले से क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं वेलोसिटी में ही फंसा पड़ा हूं सिर्फ, और जैसे ही टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल किया तो क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द टाइम पीरियड, what is the time period, time needed in complete one revolution, and what is the frequency, how many revolutions in per second। Yes, sir. क्लियर, तो एक पूरे नहीं, एक सेकंड में कितने राउंड निकाल लिए, वो फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का जस्ट रेसिप्रोकल है। तो अगर आपको मेरी बात एग्जैक्टली समझ में आ गई हो, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला, उससे बनने वाले वेलोसिटी रेशो, लाइट के साथ कंपेयर करना, उसके बाद टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करके देना, और टाइम पीरियड किसका डायरेक्टली जा रहा है, n³ का, किसका इनवर्सली जा रहा है, किसका इनवर्सली जा रहा है, z का स्क्वायर का, और फ्रीक्वेंसी जस्ट अपोजिट हो रही है। ये Yes, sir. कंप्लीट पैकेज हो गया वेलोसिटी का। Yes, sir. मैक्स पॉसिबल क्वेश्चन सारे इसमें डाल दिए, क्या क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं तुम्हारे दिमाग में, और पेपर जो सेट करेगा उसके दिमाग में। और कोई क्वेश्चन बुक लिख रहा है तो उस बुक में क्या क्या क्वेश्चन डाल सकता है, मैक्स पॉसिबल क्वेश्चन आपके सामने आ गए। लो जी, इन क्वेश्चंस को हमें देखना है, और 5 मिनट लगाकर जल्दी से इनके आंसर ढूंढने हैं। ये आंसर मुझे गलत सलत मिले हुए थे तो मैं सबके आंसर काट देता हूं। आप मुझे अगले 3 मिनट के अंदर सबके आंसर बताओ। फाइंड द वेलोसिटी, दिख रही होंगे सबको क्वेश्चन ये, Yes, sir. तो स्टार्ट हो जाओ फटाफट। टोटल टाइम पीरियड 2 to 3 मिनट्स। सारे आंसर इकट्ठे बताना, एक एक मत बोलना, इसमें कई बार ना स्पीड किसी की धीरे होती है ना, तो अफेक्ट हो जाता है, फिर छोड़ देता है क्वेश्चन को वो।
हाँ जी 2 to 3 मिनट्स कहे थे बच्चे, 20 to 30 मिनट्स नहीं कहे थे। पहले का आंसर 1/5. 5/9. 1/5. 9. दो आंसर बताए गए हैं मुझे ना, इसका मुझे सोल्व करना पड़ेगा। अगला So 1/150. 50. 1/150. अगला 27/64. 27/64. नेक्स्ट 6/25. नेक्स्ट दस दो, अभी 10 दो, फटाफट 10 दो। 72. ओनली 72। मैं ही करूं? Find the velocity ratio of third and fifth shell of hydrogen and lithium +2। तो V1/V2, Z1/Z2, N2/N1। 9/2. पहले का आंसर टैली कर रहे हैं, एक सेकंड को बच्चे। Z क्या आपके पास जो पहले लिख दिया, Z2 क्या जो बाद में लिख दिया, N क्या जो पहले लिख दिया, और N2 क्या जो बाद में लिख दिया। तो ये 5/9 जिसका 1/5 आंसर आ रहा था वो गलत हो गया। Yes, sir. अब मैं सेकंड थर्ड फोर्थ को चेक नहीं कर रहा क्योंकि एक एक ही आंसर आ रखा है। थर्ड चेक करूं, फ्रीक्वेंसीज कुछ यस नो कर दिया करो यार, कल्ला बंदा बोल ले यार। Yes, sir. Yes, sir. चेक करें इसको। Yes, sir. वहां मैंने देखा था N1 का क्यूब था टाइम पीरियड में, N2 का Yes, क्यूब sir. था, और Z2 का स्क्वायर था, Z1 का स्क्वायर था। अब इसमें गेम पलटी मार गया, यहाँ Z1 Yes, sir. स्क्वायर, Z2 स्क्वायर और N2 क्यूब, N1 क्यूब है। फर्स्ट सेकंड शेल, फर्स्ट सेकंड शेल लिथियम 3 का स्क्वायर, बेरिलियम 4 का स्क्वायर। 16. 9/2 है। बोलो जी। Yes, sir. 9/2. ठीक है सर, Done? यही है सर। चलो अच्छी बात है, Yes, sir. वेरी गुड। अब हम बढ़ते हैं किस तरफ, एनर्जी की तरफ। शुरू करें गेम, और टाइम Yes, अपडेट sir. मैं आपको दे दूं। आफ्टर 25 मिनट्स आप मोक्ष प्राप्ति कर सकते हो, ठीक है जी। लो जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल। मैंने बच्चों को बताया टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होती है, आपको भी पता होगा। और काइनेटिक एनर्जी को लिखने का तरीका हाफ mv²। और जो अभी अभी इस 1 बजे अभी हमने प्रोग्राम जो शुरू किया, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना सुन लेना भी ध्यान से, क्लियर? क्योंकि इससे आगे सारा कुछ अफेक्ट होएगा। लो जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। और जो mv² है बच्चे, हमने पीछे भी सीखा, वापस मैंने लिख दिया बच्चों के लिए ताकि वो हेल्पफुल हो जाए कि mv² इज इक्वल टू क्या होता है, Z²/R। मीन इनवर्ड फोर्स आउटवर्ड फोर्स के बराबर बोहर का कंडीशन है। तो mv² की जगह पर क्या लिख दिया, Z²/R। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता लगाना है, क्या है, सबको पता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स का डिस्टेंस के साथ, फोर्स क्लियर, डॉट प्रोडक्ट है,
मैंने फोर्स की जगह फोर्स ही लिख दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जेड स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। आर उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो मेरे पास वर्क निकला आया जेड स्क्वायर अपन आर। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे खतरनाक बात, क्या? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, मेरा केमिकल बॉन्डिंग आपने समझा हुआ है। न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन में किस टाइप का फोर्स होता है? कहते हैं अट्रैक्शन। यार Yes, sir. अपोजिट चार्ज तो अट्रैक्ट ही करेंगे। और याद करो Yes, sir. हमारे लिए अट्रैक्शन की एनर्जी, स्टेबिलिटी की एनर्जी कैसी होती है? एक्सो। Yes, sir. पूरा 3 दिन तक जोर मारा केमिकल बॉन्डिंग में बच्चे। जब भी अट्रैक्शन होएगा, लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, ऑल आर एक्सो। क्लियर? तो वही कह रहा हूं, जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होएगा, Yes. क्लियर, तो उसकी एनर्जी होएगी मैक्स, दैट इज 0। उसके बाद कोई भी वैल्यू होएगी तो किस में होएगी? जेड स्क्वायर अपन आर, जेड स्क्वायर अपन आर, जेड स्क्वायर अपन आर, बट इन नेगेटिव। तो जो बच्चों को मैंने बात बतानी है वो यही बतानी है, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, कोई भी आपसे टीचर वहां जाकर मॉडर्न फिजिक्स में, मेरी केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपसे बात कर रहा है, व्हाई द पोटेंशियल एनर्जी इज शोन बाय नेगेटिव साइन, योर आंसर शुड बी इट शोज द अट्रैक्शन टेंडेंसी इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? अट्रैक्शन को इंडिकेट कर रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आती है कि नेगेटिव साइन किसको इंडिकेट कर रहा है? अट्रैक्शन को। अब मैंने टोटल एनर्जी बराबर पोटेंशियल काइनेटिक लिख दिया आपके सामने। ये कौन है भाई? काइनेटिक। ये कौन है भाई? पोटेंशियल। इन दोनों के डिफरेंस से मेरे पास क्या आ गया? माइनस हाफ जेड स्क्वायर अपॉन आर। और इसको देखते ही कई सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे सामने निकल कर आ गई। क्या? टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम है। कैसे हुआ? ये आपके सामने ही था। ये किसका वैल्यू है? ये वाला हाफ जेड स्क्वायर अपॉन आर, काइनेटिक का। और ये जो निकला हुआ है माइनस हाफ जेड स्क्वायर अपॉन आर, सिर्फ नेगेटिव का ही तो फर्क है। Yes, sir. तो अगर पेपर में टोटल एनर्जी दे गया 50, तो काइनेटिक माइनस 50, सॉरी, तो टोटल एनर्जी अगर माइनस 50 देगा, टोटल तो माइनस ही होगी, बस मैक्सिमम 0 होगी। फिर वही बात, 0 इंडिकेट्स द अट्रैक्शन, नेगेटिव इंडिकेट्स द अट्रैक्शन, और 0 इंडिकेट्स द इनफाइनाइट डिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन आयोनाइज हो गया, बाहर चला गया, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला गया, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से फ्री हो गया। तो टोटल एनर्जी अगर पता हो तो काइनेटिक पता लगाई जा सकती है, और काइनेटिक पता हो तो टोटल पता लगाई जा सकती है। फिर मैंने बच्चों से पूछा रेशियो बताओ, कहते जी टोटल बाय काइनेटिक -1। मैंने कहा व्हाट मीन ऑफ -1? कहते जी टोटल। ये क्या है भाई? बड़ा खतरनाक फ्लक्चुएट किया था ना, आपको भी दिखा था क्या फ्लक्चुएशन? Yes, sir. है ना? Yes, sir. मैं तो डर ही गया। टोटल बाय काइनेटिक -1 और टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन अभी थोड़ी देर पहले ऊपर देखा ही था बच्चे आपने। ये Yes, sir. मेरे पास कौन एनर्जी Yes, है? sir. माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर, पोटेंशियल, और माइनस हाफ जेड स्क्वायर अपॉन आर कौन है? टोटल। लेकिन दोनों में नेगेटिव नेगेटिव है। Yes, sir. अगर दोनों में नेगेटिव नेगेटिव है तो पोटेंशियल इज डबल ऑफ द टोटल। पोटेंशियल इज द डबल ऑफ टोटल। पोटेंशियल इज द डबल ऑफ टोटल एंड टोटल इज हाफ ऑफ पोटेंशियल। तो इसका रेशो, ये जो मैं आपको बोले जा रहा हूं ना, ये मेरी नजर से क्वेश्चन निकल चुके हैं, चाहे प्रीवियस ईयर एग्जाम में हो, चाहे मेरे किताब में हो जो आप पढ़ रहे हो, जो आपके पास बुकलेट आई हुई है ना बच्चे, क्वेश्चन बुकलेट, उसके अंदर हो, कहीं भी हो, लेकिन ये क्वेश्चन देखे दिखाए हैं सारे क्वेश्चन। Yes, sir. ठीक है जी। तो कुल मिलाकर इस पेज का एक्सट्रैक्ट क्या निकला? इस पूरे पेज का एक्सट्रैक्ट निकला कि मेरे पास एनर्जी का एक फॉर्मूला, चाहे तो मैं अगले पे चला जाऊं। हाँ जी, तो इतनी बात तो पता चल गई बच्चे, जो मैंने बताई है, टोटल पोटेंशियल काइनेटिक और ये सब। ठीक है। Yes, अब sir. मुझे इनके फॉर्मूलों पे जाना है। तो मैंने बच्चों को बताया कि अगर मैं कहीं ना कहीं वैल्यूज पुट कर दूं, कैसे? मेरे पास टोटल एनर्जी बराबर क्या लिखा हुआ है? माइनस, यहाँ लिखा हुआ है हाफ, यहाँ लिखा हुआ है जेड स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ है आर की वैल्यू बच्चों को बताई थी। देखते हैं कौन स्मार्ट है, मुझे आर का फॉर्मूला बताएगा। जो 0.5 वो नहीं बताना, to वो नहीं 9. बताना, वो तो वैल्यू पुट करने के बाद आया हुआ है, वो नहीं बताना। N square H square by 4 pi R N square, square. 4 pi Yes, square sir. and Z square. ठीक है जी। ये वाला फॉर्मूला यहां पुट करने के बाद, आर का फॉर्मूला यहां पुट करने के बाद, मेरे पास जो फॉर्मूला फाइनल आएगा, ये देखो, आर का फॉर्मूला पुट करने के बाद इस जगह पे पुट कर दिया, सारे कांस्टेंट पुट कर दिए, तो मेरे पास फाइनल -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ईवी पर एटम।
माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ईवी पर एटम। ये पहला फॉर्मूला निकलाएगा और ईवी इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। ईवी नॉट कीवी, ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? Yes, sir. ईवी इज द 1 ईवी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट कर दो, कूलम को वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दो। बच्चे स्मार्ट हैं, बात कर मजा आता है आप लोगों के साथ। कूलम इंटू वोल्ट क्या बन जाएगा? जूल। Joule. तो एक ईवी में कितने जूल? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ ये लिख रखा है मैंने। क्लियर ना बच्चे? इंटरेस्ट लेते रहे तो सारी बातें बताने का मन कर जाता है। कूलम इंटू वोल्ट जूल बन गया, और Yes, जैसे ही sir. मैंने ईवी पर एटम की जगह पर 1.6 पुट किया तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 21.78 हो जाता है। तो लेकिन मैं बच्चों को मना करता हूं कि इसके आगे कैलकुलेशन करना मत, इसको ऐसे ही पढ़ा रहने दो। क्लियर? वैसे हो जाता है 21.78 सॉरी माइनस 19 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल पर एटम। लेकिन पर एटम को पर मोल बनाना है तो एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दो। जूल पर एटम को जूल पर मोल बनाना है तो एवोगैड्रो से एक एटम का इतना, तो एवोगैड्रो का मल्टीप्लाई कर देना बच्चे। और अगर जूल पर मोल को कैलोरी पर मोल बनाना है तो आप स्मार्ट हो सारे के सारे, 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं, तो उसका Yes, डिवाइड sir. कर देना फिर, तो कैलोरी पर मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको किलो कैलोरी में बदलना तो 1000 का डिवाइड। ये तो चलता रहेगा बच्चे, इंटर कन्वर्जन है ये तो डिफरेंट एनर्जी की यूनिट्स के। तो अगर आप एग्जैक्टली किसी क्वेश्चन पे, किसी फॉर्मूले पे पर्टिकुलर काम करना चाहते हो तो मेरी ओपिनियन रहेगी इसको दिमाग में रखो, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। और इसको देखकर शायद आपको पता चल गया हो कि एनर्जी शेल के स्क्वायर के डायरेक्टली Inversely प्रोपोर्शनल है। इज इट? इज इट? Yes. Yes, sir. क्योंकि साइन कैसा Yes, लगा sir. हुआ है? नेगेटिव। Negative. ठीक है ना? Negative. इसीलिए मैंने N1 को क्या बोल दिया था? ग्राउंड स्टेट। N1 पे सबसे कम एनर्जी है। और N2 को मैं क्या बोल दूंगा? एक्साइटेड स्टेट। N3 को मैं क्या बोल दूंगा? एक्साइटेड स्टेट 2। N4 को मैं क्या बोल दूंगा? एक्साइटेड स्टेट 3। एक्साइटेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। और जब मैं n इनफाइनाइट पे आऊंगा तो जब डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट एनर्जी क्या होगी? 0। और 0 क्या होता है? मैक्सिमम। इलेक्ट्रॉन को मोक्ष प्राप्ति हो गई, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की पकड़ से चला गया दूर, उसका sir. आयोनाइजेशन हो गया, एटम आयन बन गया। अब तो क्वेश्चंस की वैरायटी समझ में आ रही है। कंपैरिजन ऑफ काइनेटिक टोटल, कंपैरिजन ऑफ पोटेंशियल टोटल, कंपैरिजन के बाद फॉर्मूला -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। उसके बाद वही पुराना टोन एनर्जी। एक बात जो मैंने और बतानी थी आपको, ये वाली, क्या कि एन का ई से, कई बार लोग सिर्फ मैथमेटिक्स पे चले जाएंगे, मैथमेटिक्स का माइनस का साइन भी है बच्चे। एन इंक्रीजेस एनर्जी डिक्रीजेस मत बोल देना, एन इंक्रीजेस एनर्जी इंक्रीजेस। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? बढ़ेगी, बजाय कम होने Increase. के। ये बात यहां भी मैंने हाईलाइट की है ताकि बच्चे समझ पाए। ये देखो, एन इंक्रीजेस ई इंक्रीजेस। और यहां देखो कितना प्यारा सा एक बंदा बनाया है जो सोच रहा है बात को। एन इंक्रीजेस ई इंक्रीजेस। और ये रेशियो के क्वेश्चन है बच्चे, Z1 स्क्वायर बाय Z2 स्क्वायर, N2 स्क्वायर बाय N1 स्क्वायर। ठीक है, ये वाला। अब यहाँ एक बहुत बढ़िया बात जो 2014-15 में ना एक पेपर में पूछी गई, नीट के पेपर में, ध्यान से सुनना। ये तो बड़ा बता ही दिया मैंने। पहले शेल की एनर्जी -13.6 ईवी पर एटम, दूसरे की एनर्जी -3.4, तीसरे की -1.51, चौथे की -0.8, निकाल निकाल कर कैलकुलेट कर करके, और इनफाइनाइट पे 0। क्लियर? तो पहले वाले की एनर्जी कम थी, लीस्ट थी, तो उसको ग्राउंड स्टेट। उसके बाद क्या बोल दी? एक्साइटेड स्टेट। तो मैंने एक बच्चों से क्वेश्चन पूछा, ध्यान से सुनना, क्या जो शेल्स है उनकी स्पेसिंग जो होगी बीच में, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, उनके बीच का जो स्पेस है वो सब में सेम होएगा? No, sir. No, sir. क्योंकि जो पहले और दूसरे के बीच का गैप है ना बच्चे, वो ज्यादा है, और जो दूसरे तीसरे का गैप है
वो कम है, और तीसरे चौथे का गैप और कम है, चौथे पांचवे गैप और कम है, पांचवे छठे का गैप और कम है। तो आपको पता है ये शेल्स धीरे 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 क्या होते जा रहे हैं, कन्वर्ज, पास आते जा रहे हैं। ये वर्ड था 2014 के पेपर में, when the electron becomes far from nucleus then shells, पहले तो ऐसे बोल दूं कि स्पेसिंग इन बिटवीन द शेल्स इज डिक्रीजेस, और दूसरी बात बोल दूं शेल्स कन्वर्ज होते जा रहे, कन्वर्ज मतलब पास आते जा रहे हैं, Yes, sir. डाइवर्ज नहीं हो रहे, कन्वर्ज हो रहे हैं। और किसी को ग्राउंड स्टेट बोलेगा कोई तो ऑलवेज 1 है, और कोई एक्साइटेड बोलेगा तो उसके लिए फिक्स फॉर्मूला अपनी कॉपी में लिख के रख लो, n इज इक्वल टू ऑफ द एक्साइटेड स्टेट +1 कर दो, सेकंड एक्साइटेड, थर्ड, फिफ्थ एक्साइटेड, सिक्स्थ। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चे, क्लियर, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ द थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हीलियम प्लस। तो मुझे बस Z और N की वैल्यू बता दो, बाकी हेल्प मैंने कर दी आपकी। Sir, N की value तो 4 है. होगा 2 और वो 4 n Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, बाय 4 का स्क्वायर। ठीक है जी। Yes, sir. चलो अच्छी बात है, आप समझ पा रहे हो। ये रखा क्वेश्चन, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम प्लस, क्लियर। बच्चों से बस वैल्यू ही पूछवानी थी मैंने, ओके। फिर आपसे पूछा क्या कि ऑर्बिट्स हैं आपके पास, क्लियर, और मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है आपके पास। तो जो आपके पास धीरे धीरे दूर जाओगे न्यूक्लियस से, वैसे वैसे सारे के सारे शेल्स क्या होते जाएंगे, कन्वर्ज, मतलब वो पास आते जाएंगे। उनकी स्पेसिंग इक्विवेलेंट नहीं है, उनकी स्पेसिंग सेम नहीं है, उनकी स्पेसिंग चेंज होती जा रही है। और वो भी आप मेरे साथ चलोगे ना जब किसमें, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में, वहां भी सीख लोगे। चलो जी, इतनी बात अगर आपके दिमाग में सेट हुई तो क्या मैं अब आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर लूं। Yes, sir. What is the ionization energy? Energy needed to eject the electron, मतलब आयोनाइजेशन ग्राउंड से उठाना है इलेक्ट्रॉन को और इनफाइनाइट पे फेंक देना है, Yes, sir. क्लियर। पिक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड ओनली, n इज इक्वल टू 1 एंड गो फॉर द इनफाइनाइट। तो 0 माइनस फर्स्ट, और फर्स्ट में n1 फिक्स हो गया, तो यहां इनफाइनाइट पे 0 फिक्स हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 13.6 फिक्स हो गया, बस z वेरिएबल रहा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस। सोल्व मत करो, सीधे वैल्यूज बता दो क्या क्या रखना चाहिए इन ईवी पर एटम। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस, 13.6 into 9. हीलियम प्लस, ओए Helium नहीं 4. Sir, हाँ। lithium. 2 स्क्वायर, ठीक है जी। और अगर मैं आपको लिथियम प्लस 2 बोल दूं तो 13.6, 9, 3 स्क्वायर 9। Yes, अगर मैं sir. आपको सोडियम प्लस बोल दूं, सोडियम प्लस 10, सॉरी सोडियम प्लस 10 हाइपोथेटिकली, सोडियम प्लस 10 मोनो इलेक्ट्रॉनिक है ना, प्लस 13.6 इंटू 11 का स्क्वायर 121। 121. 121. Yes, sir. तो व्हाट इज द आयोनाइजेशन Yes, एनर्जी, sir. एग्जैक्टली, वेरी सिंपल, प्लस 13.6 जेड स्क्वायर, क्योंकि n तो 1 ही हो गया ना ऑलवेज, और Yes, 0 से sir. उठाया Yes, sir. और n1 से उठाया और ग्राउंड इनफाइनाइट पे ले गए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से फ्री कर रहे हो। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। Yes, sir. इसकी जगह अगर एक वर्ड और समझा दे मुझे, सेपरेशन एनर्जी, तो कुछ तो अलग होएगा ना आयोनाइजेशन से। तो ये पता क्या होती है, किसी भी एक्साइटेड स्टेट से उठाना और इनफाइनाइट पे लेके जाना, क्लियर। तो यहां अब रोल ना n का भी आ जाएगा। जब आयोनाइजेशन है बच्चे तो n का रोल खत्म, सिर्फ z का रोल चल रहा है। n तो 1 ही हो गया ना आयोनाइजेशन में, Yes, sir. लेकिन Yes, यहाँ sir. z और n दोनों का रोल होएगा। तो इसका फॉर्मूला पता है क्या बन जाएगा, सेपरेशन एनर्जी प्लस 13.6 z स्क्वायर बाय By n n स्क्वायर। दोनों वेरिएबल है, बस उठा n बराबर 1 कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 हो गया तो आयोनाइजेशन हो जाएगी वो, और 2 3 4 5 6 हो गया तो सेपरेशन एनर्जी हो जाएंगी। फिर श्योर है कि मैं बच्चों से क्वेश्चन चाहे लॉन्ग टर्म हो, आपके साथ भी मेरी पूरी कोशिश है कि लिखा हुआ मटेरियल है तो आपको समझा दूं, जो मैंने 10 दिन में समझाया बच्चों को, आपको 3 दिन में समझा दूं। ये बात है ना, क्या कि कैलकुलेट द थर्ड सेपरेशन एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस 2। तो मेरे लिए Z भी इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए N भी इंपॉर्टेंट है। और थर्ड सेपरेशन कोई बता पाएगा इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है,
फर्स्ट सेपरेशन सेकंड से निकालना, सेकंड सेपरेशन थर्ड से निकालना, थर्ड सेपरेशन फोर्थ से निकालना, Fourth. और ग्राउंड मतलब पहले से निकालना। Yes, sir. और यहाँ n की वैल्यू एक नहीं हो सकती कभी भी। Yes, sir. 4, sir. पक्का? Yes, sir. तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। लो जी, अब ये सारे फंडामेंटल होने के बाद टाइप व्हाट इज अ स्पेक्ट्रम बच्चों से पूछा गया तो बच्चों के पास जवाब तैयार था। कहते जी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसीज, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसीज। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कोई एक EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कोई स्पेक्ट्रम याद है? बच्चों ने बताया सर कॉस्मिक गामा एक्स, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो रेडियो। कॉस्मिक का वेवलेंथ सबसे कम है, गामा थोड़ा सा ज्यादा हो गया, एक्स रेज थोड़ा सा और ज्यादा हो गया, यूवी वेवलेंथ और बढ़ गया, विजिबल जिसमें आप और मैं एक दूसरे को देख पा रहे हैं और बढ़ गया, इंफ्रारेड थोड़ा सा और बढ़ गया, माइक्रो थोड़ा सा और बढ़ गया, तुम्हारा माइक्रोवेव ओवन, रेडियो जिसमें हम एक दूसरे में आजकल बड़ी हेल्प लग रही है, मोबाइल रेडियो वेव्स आती हैं इसमें। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी हुई? रेडियो वेव्स की। और जो तुम्हारा ये था ना विजिबल, उसके 7 पार्ट्स हो रहे हैं, कलर 7 कलर्स, VIB GYUR, और इसकी रेंज होती है 3800 एंगस्ट्रम से लेकर 7600 एंगस्ट्रम। इसमें हम एक दूसरे को देख पाते हैं। कॉस्मिक गामा एक्स, यूवी VR, माइक्रो रेडियो, कॉस्मिक गामा एक्स, यूवी VR, माइक्रो रेडियो। ठीक है जी। Yes, sir. अब जो आपके Yes, sir. पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात हो रही है ना, तो मैंने आपसे एक बात कही थी, इलेक्ट्रॉन जब लोअर से हायर या हायर से लोअर जंप करेगा तो एनर्जी का, जब लोअर से हायर एब्जॉर्प्शन, हायर से लोअर इमिशन करेगा, तो उस इमिशन और एब्जॉर्प्शन में ना जो आपके पास एनर्जी होगी, जो आपके पास एनर्जी होगी, उस हरेक फोटोन का अपना वेवलेंथ होएगा, उस हरेक फोटोन का अपना वेव नंबर होएगा, उस हरेक फोटोन का अपना एक वेवलेंथ होएगा। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, बच्चे बड़ी सिंपल सी बात है कि जो एनर्जी है तो पक्का वेवलेंथ भी है, वेव नंबर भी है और फ्रीक्वेंसी भी है, एसोसिएशन तो होएगा ही। Yes, sir. तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट, अगर आपको उस पर्टिकुलर लाइन जो जंप करते हुए अपीयर हुई है, वो जो पर्टिकुलर लाइन जो जंप करते हुए अपीयर हुई है, उसका अगर वेव लेंथ निकालना है तो ये भी एक डेरिवेशन है। हो सकता है फिजिक्स में आपने पढ़ा हो, केमिस्ट्री वाले तो वैसे कभी पढ़ाते नहीं है इसको। क्लियर? E2 - E1 h न्यू में वैल्यूज पुट कर करके, क्लियर, E2 - E1 की, जैसे E बराबर थोड़ी देर पहले हमने सीखा था ना, -1/2 Z² अपॉन R, यहाँ 1 पुट कर देना, क्लियर। फिर यहाँ R की n² h² वाली वैल्यू पुट कर देना, उसके बाद कॉमन आ जाएगा, उसके बाद अंदर जो बचेगा, क्लियर, उस फॉर्मूले से हमारे पास ये डेरिवेशन निकलेगा। मुझे अच्छी तरह याद है फिजिक्स के ना 12वीं के पेपर में 5-5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कई बार, क्या इस फॉर्मूले को डेराइव करना, इसका डेरिवेशन देना। तो जो लाइन जंप करते हुए, जो फोटोन जंप करते हुए पर्टिकुलर एनर्जी से एसोसिएटेड है, उसका अगर वेवलेंथ, उसका अगर वेव नंबर, उसका अगर फ्रीक्वेंसी निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। न्यू बार इज अ वेव नंबर, पता ही होएगा आपको, रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा। वेव नंबर पता है आपको? एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के अंदर, मान लो ये 1 सेंटीमीटर है, हाउ मेनी वेव्स आर हियर, Yes, sir. इसको बोलते हैं वेव नंबर। नंबर ऑफ वेव्स इन अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इज अ वेव नंबर। तो वेव नंबर रेसिप्रोकल ऑफ द लैम्डा, लैम्डा वेव लेंथ, और फॉर्मूला बन गया R/Z²। फिजिक्स करोगे तो जेड गायब कर देंगे वो लोग, उनका जेड परमानेंटली गायब होता है, वो हाइड्रोजन ही देते हैं। केमिस्ट्री वाले जेड को अपीयर कराते हैं, वो हाइड्रोजन लाइक भी देते हैं। तो R रिडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 109677 सेंटीमीटर इनवर्स है, और जेड की वैल्यू जैसा एटम है या आयन है, हाइड्रोजन 1, हीलियम +2, बेरिलियम +3, 4, और जेड जैसा एटम या आयन वैसा जेड का वैल्यू, और N1 जहां जंप करके आ रहा है और N2 जहां से आ रहा है, मतलब हायर एनर्जी स्टेट, N1 लोअर वाला और N2
हायर एनर्जी स्टेट, बोलो जी। Yes, sir. लो जी, अब मैंने इसके डिफरेंट शेल्स बनाए, स्पेसिंग भी अलग अलग दिखा दी इसकी। पहला क्वेश्चन था क्या ये इक्वली स्पेस्ड है, मैंने कहा ना ये अनइक्वली स्पेस्ड है। ये इमिशन स्पेक्ट्रम है, क्या ये इक्वली स्पेस्ड है? बिल्कुल नहीं है। क्या ये अनइक्वली स्पेस्ड है? हाँ जी। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड टू वन, थर्ड टू वन, फिफ्थ टू वन, मतलब आना हमेशा वन में, इलेक्ट्रॉन ने आना हमेशा वन में, इलेक्ट्रॉन ने जंप हमेशा n1 इज इक्वल टू 1 में करना है, और ऊपर किसी भी स्टेट से करे तो उसको साइंटिस्ट के नेम से लाइमन सीरीज बोल दिया गया, लाइमन सीरीज। अगर I2 में और I किसी भी हायर से तो उसको नाम दे दिया बाल्मर सीरीज। आना 3 में I किसी भी हायर से इमिशन स्पेक्ट्रम में, उसको बोलते हैं पाशन सीरीज। हायर लेवल से आए लेकिन आना हमेशा फोर्थ में है, ब्रैकेट सीरीज। आई किसी भी हायर से लेकिन आना फिफ्थ में, उसको बोलते हैं पी फंड सीरीज। और आई किसी भी अपर से लेकिन आना सिक्स्थ में, उसको बोलते हैं हम्फ्री सीरीज। Yes, sir. लाइमन बाल्मर पाशन ब्रैकेट पी फंड हम्फ्री सीरीज। अब क्वेश्चन क्या है, n1 तो फिक्स होता है, मेन तो में क्वेश्चन ढूंढने हैं ना, क्वेश्चन कैसे मिलेंगे। n1 तो फिक्स होता है, लेकिन n2 की वैल्यू कैसे पता चले? तो मैंने कहा जी थर्ड लाइन ऑफ लाइमन, थर्ड लाइन ऑफ लाइमन, थर्ड लाइन ऑफ लाइमन। तो ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, तो रट्टे थोड़ी मारेंगे। तो n1 तो फिक्स है और थर्ड लाइन यहां लिख दिया, तो n2 का वैल्यू क्या आ गया? 4 आ गया। मेरे से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ द थर्ड लाइन ऑफ लाइमन। थर्ड लाइन, थर्ड या 3 लाइन ऑफ लाइमन 1, तो n2 का वैल्यू क्या आ गया? 4 आ गया। अच्छा बताओ, फिफ्थ लाइन ऑफ क्वेश्चन n2, फिफ्थ लाइन ऑफ क्वेश्चन n2, फिफ्थ लाइन ऑफ क्वेश्चन n2 का वैल्यू 7. ओए 8 हो जाएगा। लाइमन बाल्मर क्वेश्चन n1 का वैल्यू 3 है तो n2 5, 8 ना हो गया Yes, n2 sir. Yes, sir. है। थर्ड लाइन ऑफ पी फंड, थर्ड लाइन ऑफ पी फंड 8. 8। इसीलिए पहले तो हाँ बिल्कुल कह रहा हूँ ना, थोड़ा टाइम ले रहे हो इसका मतलब अभी सीखना है आपने ना। तो n2 की वैल्यू जब आपको निकालनी हो तो सीधा सा रूल लगाओ, n1 तो फिक्स होता है, लाइमन बाल्मर पाशन ये। और एक छोटी सी बात और बतानी थी आपको, विजिबल अल्ट्रावायलेट, ये जो वेवलेंथ निकली है ना, ये ओनली फॉर हाइड्रोजन है, ये यूनिवर्सल नहीं है। इस बात का मतलब समझ नहीं आया? मैं समझा देता हूं, सुनो। जब आपके पास एक फॉर्मूला है 1/λ 109677, जेड का वैल्यू 1, लाइमन, यहां किसी भी हायर का वैल्यू लिख दो 109677, 3/4, 4/109677 इंटू 3, सोल्व करो तो ये आपका सेंटीमीटर में लैम्डा निकल आएगा। और जो सेंटीमीटर में लैम्डा आएगा वो कौन से पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करेगा? वो होगा अल्ट्रावायलेट से। तो बच्चों को ये लगने लग गया लाइमन इज ऑलवेज बिलोंग्स विद अल्ट्रावायलेट। आप गलत जा रहे हो, सिर्फ हाइड्रोजन में लाइमन अल्ट्रावायलेट से बिलोंग करती है, सिर्फ लाइमन में। समझे क्या कह रहा हूं? Yes, sir. चलो भाई, तुम थक गए हो मुझे लगता है, 2 मिनट मेरे ऊपर हो चुके हैं क्लास के, मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ, कल यहीं से स्टार्ट करूंगा, ठीक है।